कार्यक्रम किसान वाणी सुनी सबै श्रोताओं के मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं अपु लोगुक कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे देश में आधु हबेले ज़्यादा मन की खेत बढ़ करनी और यहाँ अर्थव्यवस्था ठुल आधार खेत छो। सीमित भूमि और जनसंख्या बढ़ने कारण कृषि उत्पादन बढ़ू नक लीजी वैज्ञानिक विधियों के अपनाउण बहुत ज़रूरी है गो। यही विधियों बटी एक महत्वपूर्ण विधि छू अंतर फसलीकरण। श्रोताओं अंतर फसलीकरण उ कृषि पद्धति छू जमें एक के गौड़ में एक दगे द्वि या द्वि हबेर ज़्यादा फसल उगाई जानी। यो फसलुक बुवाई यो प्रकारल करी जाए कि वो एक दोहरक पोषक तत्व में बाधा नहीं डालो, जैसे गेहूँ दगे चाण बोन, रिक्खू खेती दगे सरसों बोन और मक्का खेती दगे अरहर खेत करन। अंतर फसलीकरणक मुख्य उद्देश्य भूमि अधिकतम उपयोग करण और किसानों का आय बढ़ुन छू। यो विधिल गड़ाक उर्वरता ल बढ़ी रहे और माटा कटाव ल कम हो। यह के दगे अगर कोई एक फसल के लिए नुकसान हो चो तो दोहर फसलल किसान कोई ना कोई लाभ कमेल्यू। श्रोताओं अंतर फसलीकरणल माटक उर्वरता ल बढ़ी जाए, विशेष रूप दलहनी फसलल माट में आवश्यक पोषक तत्वों मात्रा ल बढ़ जाए। येल हगिल फसलक पैदावार ल भल है। यक दगे खेतों में खरपतवार ल कम उगू और कीट रोगुक प्रकोप ल कम है जा। यो पद्धति पर्यावरणक लीजिले लाभकारी मानी जाए। इमें रासायनिक खाद और कीटनाशकक प्रयोग ल कम करी जा, जेल माट और पानी प्रदूषित ल नहीं हुन। गड़ा के प्राकृतिक गुणवत्ता ल बढ़ी रहे और खेत लंबो बखत तक टिकाऊ बनी रुनी। श्रोताओं अंतर फसलीकरण किसानों के लिए खेत के बहुत लाभकारी और उपयोगी बढ़ून में सहायक छू। यो न केवल किसानक आय बढ़ून में सहायक छू बल्कि खेत के सुरक्षित और टिकाऊ ल बढ़ू। यो विधिल किसान के एक के खेत बटी भल उत्पादन मिल जा और फसल खराब होना डर ल खत्म है जा। यक दगा माटक गुणवत्ता ल बढ़ी रहे और पर्यावरण के कम नुकसान हो। श्रोताओं आजक बखत में जब खेती की लागत बढ़ते रुने और जोखिम ल ज़्यादा छू तब अंतर फसलीकरण किसानों के लिए एक भल विकल्प सिद्ध है सको। अगर किसान यो विधि के सही तरीकल अपनूनी तो वो अपन आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकनी और खेत के लाभक साधन ल बढ़ सकनी। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हगिलापु लोगों का सुननो जय किसान जय विज्ञान सप्ताह अंतर्गत पर्वतीय कृषि के वैज्ञानिक शोधल लाभ विषय पर शेर सिंह दगे प्रमोद पांडे यो भेंट वार्ता। काश्तकार बंधुओं, जय किसान जय विज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पर्वतीय कृषि को वैज्ञानिक शोध का लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शेर सिंह, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रमोद जी और नमस्कार कृषक भाइयों व बहनों। डॉक्टर साहब हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह से वैज्ञानिकों ने शोध कर पर्वतीय कृषि को लाभ पहुंचाया है।
कृषक बंधुओं, हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि उत्पादकता में सतत वृद्धि नितांत आवश्यक है और यह विज्ञान एवं उन्नत कृषि तकनीकों के विकास एवं उनके अनुकरण से ही संभव हो पाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि पद्धतियां मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों से बहुत अलग एवं कठिन है। वैज्ञानिकों ने पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों एवं किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक शोध करके पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक आधुनिक कृषि तकनीकें विकसित की है, जिससे कृषक बंधु निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। किसानों को ज्यादा और टिकाऊ फसल उत्पादन हो, इसके लिए स्थान विशिष्ट तकनीकों पर विशेष रूप से शोध हो रहा है। वैज्ञानिक शोध से अधिक पैदावार देने वाली बीमारी प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई है, जो बारिश और सिंचाई वाली स्थितियों के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिक शोध ने पर्वतीय क्षेत्रों के ढलानदार खेतों के लिए उपयुक्त तकनीकें, बेहतर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल फसलें और कीट रोग प्रबंधन के तरीके, उन्नत चारा उत्पादन तकनीकें आदि प्रदान कर उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दिया है। साथ ही स्थानीय जैव विविधता और ज्ञान प्रणालियों को बचाते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ विकास को भी सुनिश्चित किया है। ऐसी तकनीकों का विकास किया है जो आर्थिक रूप से कुशल है और किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता में योगदान दे सकती है, साथ ही पर्यावरण में सुधार करती है और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। जी डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विकसित उन्नत मृदा और जल संरक्षण तकनीकों के बारे में किसान भाइयों को आप बताइए। कृषक बंधुओं, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विकसित उन्नत मृदा और जल संरक्षण तकनीकों में सीढ़ीदार खेत, संरक्षित खेती, पॉलीटैंक का निर्माण, ड्रिप सिंचाई आदि शामिल है। सीढ़ीदार खेतों में ढलानों को काटकर समतल क्यारियां बनाई जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है और फसलों के लिए पानी उपलब्ध होता है। संरक्षित खेती से मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। कम लागत में बनने वाले पॉलीटैंक में किसान भाई वर्षा एवं जल स्रोतों के पानी का संग्रहण करके फसलों की सिंचाई एवं मछली पालन कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पानी का कुशल उपयोग होता है, जिससे पानी की बचत होती है। जी डॉक्टर साहब, फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूल खेती में हमारे काश्तकार बंधु क्या क्या कर सकते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली सब्जियों, फूलों और औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर भी काफी शोध हुए हैं और इनकी मांग भी काफी है, जिस पर ध्यान केंद्रित कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। ऑफ सीजन खेती के लिए पॉली हाउस या पॉलीटनल का विकास किया गया है, जिसका उपयोग करके कृषक बंधु सर्दियों या गर्मियों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी। फसलों के साथ फलदार और औषधीय पेड़ों को उगाने से पहाड़ियों की परिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद मिलती है। जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाया जा सकता है, जहां रसायनों के न्यूनतम उपयोग के साथ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट का मेल रहता है। फसल विविधीकरण अपनाकर स्थानीय और अधिक मांग वाली फसलों को उगाकर एवं मिश्रित खेती को अपनाकर बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा मिलता है। जी डॉक्टर साहब, समेकित कृषि और सतत प्रणालियों के बारे में भी हमारे काश्तकार बंधुओं को आप बताइए। हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे कि भोजन है, जिसमें अनाज, दाल, तिलहन, दूध, फल, शहद, मांस आदि शामिल है। पशुओं के लिए चारा और फीड पूरा करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली की ओर ध्यान देना आवश्यक है, जिसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली के जो मुख्य घटक है, उनमें फसल उत्पादन है, पशु उत्पादन जिसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, बकरी और भेड़ पालन है, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम उत्पादन, मशरूम की खेती, कृषि वानिकी, बायोगैस आदि शामिल है। समेकित कृषि प्रणाली का जो मुख्य लक्ष्य है, वो है अधिक स्थिर और टिकाऊ आय उपलब्ध करने के लिए सभी घटक उद्यमों की पैदावार को उच्चतम सीमा तक ले जाना। कृषक बंधु यदि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएंगे तो निश्चित ही वे अपनी आजीविका में वृद्धि करने एवं अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफल होंगे। जी, पर्वतीय क्षेत्रों में मशीनीकरण हेतु जो शोध हुए हैं डॉक्टर साहब, उन पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। मैदानी क्षेत्रों में तो क्या है कि साधारणतः ट्रैक्टर या बिजली चालित बड़े और भारी उपकरणों का उपयोग होता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल नहीं है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मशीनों के बजाय छोटे और हल्के उन्नत कृषि उपकरण
मशीनरी एवं औजारों का विकास किया गया है जो कृषियों वाले खेतों में आसानी से काम करते हैं। ये उपकरण कठिन परिश्रम को कम करने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विकसित किए गए उपकरण हैं उनमें विवेक मिलेट थ्रेशर कंपरलर, वीएल लघु कृषि यंत्र किट, वीएल मेज सेलर, वीएल सोलर ड्रायर, वीएल स्याही हल, वीएल पोर्टेबल पॉली हाउस, वीएल पॉलीटनल, वीएल पेडी थ्रेशर आदि शामिल है। राज्य सरकार है वो किसानों को रियायती दरों पर सब्सिडी के साथ इन कृषि उपकरणों, मशीनरी और औजारों का उपलब्ध कराती है। जी डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या मैदानी क्षेत्रों की भांति स्मार्ट और सटीक कृषि पर भी शोध हुए हैं? हाँ, प्रत्येक क्षेत्रों में भी मैदानी क्षेत्रों की भांति स्मार्ट और सटीक कृषि पर शोध हुए, पर अभी बहुत सीमित मात्रा में। आजकल जो जमाना है वो बिल्कुल स्मार्ट और सटीक कृषि का है, जो कि हम दूसरे देशों के साथ मुकाबला कर सकें। उदाहरण के लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उर्वरकों के छिड़काव और फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। जी, मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों की रियल टाइम निगरानी के लिए सेंसर आधारित प्रणालियां अपनाई जा रही है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए स्मार्ट ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है, जो कि सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में स्मार्ट और सटीक कृषि पर शोध हेतु अपार संभावनाएं हैं। जी डॉक्टर साहब, पर्वतीय कृषि में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी वैज्ञानिक शोध की और अधिक आवश्यकता है? देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में अभी भी बहुत से ऐसे संभावित क्षेत्र है जो पर्वतीय कृषि के लिए वैज्ञानिक शोध और अधिक किया जा सकता है। जैसे कि फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि फसल कटाई के बाद उसका प्रसंस्करण जरूरी हो ताकि फसल खराब कम से कम हो। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि स्मार्ट और सटीक कृषि। तीसरा है जलवायु अनुकूल किस्मों और फसलों का विकास करना। उसके बाद खास और ज्यादा कीमत देने वाली फसलों, विशेषकर कीमती बागवानी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ का जो सेब है वो अभी तक हमारे हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब के मुकाबले उतनी कीमत या उतनी गुणवत्ता नहीं दे पा रहा है, तो इसमें अभी काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार जैविक एवं प्राकृतिक खेती ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा प्रदेश बहुत ज्यादा कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ कुदरती तौर पर प्राकृतिक और जैविक खेती होती है। किसानों को बेहतर लाभ दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए कुशल मार्केट नेटवर्क, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल और सहायक नीतियों को भी विकसित किया जाना चाहिए। जो युवा है जो आजकल कृषि की तरफ कम आकर्षक हो रहे हैं, उनको और उद्यमिता की ओर आकर्षित करके भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध से विकसित इन तकनीकों को किसानों के बीच बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने की जरूरत है, ताकि इन तकनीकों के प्रभावी और व्यापक प्रसार से पर्वतीय कृषि के संपूर्ण और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाई जा सके। यह माना जा सकता है कि अगर इन तकनीकों को अच्छी तरह से बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये पर्वतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी और पर्वतीय कृषि को सतत विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगी। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी से हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो अवश्य लाभ उठाएंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाह लोगुल सुनो जय किसान जय विज्ञान सप्ताह अंतर्गत पर्वतीय कृषि के वैज्ञानिक शोधल होने वाले लाभ विषय पर शेर सिंह दगे प्रमोद पांडे यो भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना
योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, जय किसान जय विज्ञान सप्ताह अंतर्गत हागिल आपी लोगों का सुनो बेमौसमी सब्जियों उत्पादनल आय अर्जित करने वाल ग्राम भगरतोला कृषक हरीश प्रसाद दगे मनीषा मेहराक भेंटवार्ता। श्रोताओं, जय किसान जय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आज भेंटवार्ता में हमारे साथ शामिल है ग्राम भगरतोला के कृषक हरीश प्रसाद जी, जो बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके आय अर्जित करते हैं। आज भेंटवार्ता में हम इनसे जानेंगे बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। आपके पास कितनी नाली जमीन? जिस पर मैं काम कर रहा हूँ 15 नाली पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास अभी लगभग 15 नाली जमीन है। तो आप साल भर में कौन कौन सी साग सब्जी और फसलों का उत्पादन करते हैं? हम मुख्यतया साल भर में पहली जो हमारी क्रॉप शुरू होती है यहाँ फरवरी मार्च को ही हम अपना मेन क्रॉप मानते हैं, जहाँ से हमारा प्लांटेशन होता है। उसमें हमारा ये चलेगी 6 महीना तक, अगस्त तक खत्म होती है हमारी ये फसल। इसमें हम टमाटर, खीरा, फूल गोभी, पत्ता गोभी जो ऑफ सीजनल कहलाएगा, वो ये फसलें हम रोपित करते हैं मार्च। उसके बाद हमारा रूटीन जो चलता है, फिर अगस्त में जाके टमाटर तो हार्वेस्ट कर लेना पड़ता है, टमाटर खत्म हो जाता है वहाँ, तो नया प्लांटेशन फिर हम जो पॉली हाउसों का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम टमाटर लगा के रखेंगे उसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं, और जिसमें गोभी लगाए रखेंगे तो उसमें हम टमाटर डालते हैं। तो अदला बदली करते हैं क्रॉप की। और इसी तरीके से ओपन खेतों में भी हम, खाद का सीजन होता है उस समय भी गोभी, फूल गोभी और पहले तैयार हो जाती है, हल्द्वानी से आती है, उससे पहले हमारी तैयार हो जाती है। नवम्बर में मटर भी लगा देते हैं, जो हमें यहाँ अप्रैल तक वो मटर मिल जाता है, क्योंकि ठंडा है, ठंडे में रहता है मटर जी। तो ज्यादातर आप बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं? हाँ, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अभी जैसे ठंड का मौसम है, तो अभी कौन कौन सी साग सब्जी और फसलों का उत्पादन करते हैं? अभी हमारे पास छुटपुट फूल गोभी रहती है और पत्ता गोभी, टमाटर तो इस टाइम रहता नहीं है, पाले से जल जाता है, और लाई, पालक, मेथी, हरी सब्जियां ज्यादा रहती है इस समय। आपने बताया कि आप बेमौसमी सब्जियों का ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो इसके लिए आप बीज की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? बीज के लिए अब पहले तो हम लोग अपना ही बीज करते थे, घर में बनाते थे, अब वो तो सब लुप्त हो गया। अब हम बीज जो है हल्द्वानी से खरीदते। यहाँ पर मंडी के पास बीज भंडार है, कुछ मार्केट के अंदर भी बीज भंडार है, तो वहाँ से हाइब्रिड के बीज लेके आते हैं हम लोग। तो खेतीबाड़ी के साथ आप पशुपालन भी करते हैं? हाँ, पशुपालन के बगैर तो खेती संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है अधिकतर गोबर की खाद ही यूज करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं, तो इसलिए पशुपालन बहुत जरूरी है उसके लिए। तो कितने गाय बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास तो एक भैंस है जिससे मेरा हो जाता है पूरा, 2 बकरियां हैं, और अन्य किसानों के पास जैसे उनकी फैमिली बड़ी होती है तो बैल भी रखते हैं और गाय भी रखते हैं, तो जिससे हमारे खेतों के लिए गोबर की बहुत जरूरत पड़ती है ना। तो आप जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं? जी, जैविक खाद का। हमारा बर्मी पिट भी बने हैं हम लोगों के, तो हम लोग कुछ तो बर्मी पिट के में जंगल से सूखी पत्तियों को डालते हैं, उसमें बाकी गोबर डालते हैं। ये बर्मी खाद बहुत अच्छी है। तो आपका दूध का व्यवसाय भी है? दूध का हम लोगों के उधर अभी डेयरी का तो नहीं है। अब आगे जो हमारे अन्य किसान हैं, हम लोग समूह के रूप में भी हैं, हम चाहते हैं कि अब इसमें डेयरी की तरफ भी जाया जाए, क्योंकि खेती में थोड़ा सा दिक्कतें ये आ रही हैं, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा हो गया है, तो उससे कई किसानों का तो मोह भी भंग हो गया। अभी हमने लीनियम पर भी ट्राई किया, अभी लगा हुआ है, कई किसानों के लगे हुए हैं, उससे भी थोड़ा सा अच्छा मिल रहा था, उसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं था। जैसे हमें सब्जियों के पौधों को तो पूरा सुतली से स्टैंड करना पड़ता है ना, पॉली हाउस, हर एक एक पेड़ को सुतली से बात, फिर उसकी हर टहनी को छल्ला दे के बात के रखना पड़ता है। तो लीलियम फ्लावर को वर्कलोड कम था, तो आप लगा दीजिए, और उसमें कोई बांटने वाटने का, स्टैंड करने का कोई झाड़ नहीं था, लेकिन उसको भी जंगली सुअर खाने लग गया। तो इसलिए थोड़ा सा आप डेयरी की तरफ भी सोच रहे हैं लोग। जैसे आपने बताया कि आपने पॉली हाउस लगाया हुआ है, तो ये आपको विभाग के द्वारा मिला है या आपने खुद से खरीदा है ये सब? हाँ, ये ऐसा है, 95 की बात है, नहीं 99 की बात है।
जी। जब इधर ये त्यागी और चड्डा जी की जो कंपनी थी अपने कैची धाम के पास, तो मैं पहला किसान था। मैं ऐसे ही विजिट पे गया था, क्या खेती हो रही है। तो हमारे तरफ तो पारंपरिक फसलों का ही था, उस समय जानकारियां नहीं थी हमको। तो ये विजिट किया हमने, तो वहाँ पर देखा कि पॉली हाउस लगे हैं, उसके अंदर सब्जियां हो रही है। तो हमने डॉक्टर त्यागी थे वहाँ पर, पूरा साइंटिस्ट, वायुमंडल विकास निगम से उस समय ये सब्सिडी मिल रही थी किसानों को। तो एक पॉली हाउस मैंने भी अप्लाई किया जो मेरे वहाँ लगा, उससे शुरुआत की। तो पहले साल ही हमने उसमें सब्जी अच्छी उगाई। तो धीरे धीरे और किसान भी जुड़े। पानी की व्यवस्था जो थी उनकी, पॉली टैंक, उनका एक टेक्निक था, पॉली टैंक के द्वारा हम 1 लाख लीटर के टैंक भी हमारे वहाँ बने हैं। तो हमें फिर हॉर्टिकल्चर से भी पॉली हाउस मिले जो पक्के स्ट्रक्चर वाले हैं। इस समय करीब 300 पॉली हाउस से ऊपर हमारे गांव में है, और ऐसे ही पॉली टैंक है, इससे हमारा जल संरक्षण भी होता है। और अच्छा, तो अभी कितने पॉली हाउस है आपके पास? मेरे पास अभी 3 पॉली हाउस हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो इनकी बिक्री कहाँ करते हैं? अपने स्थानीय बाजार में या अपने गांव में ही? हाँ, इसकी बिक्री हम लोग लोकल मार्केट में ही हमारा खप जाता है। अल्मोड़ा मंडी में भी कभी कभी उत्पादन वहाँ भी लाना पड़ता है। नहीं तो हमारा धनिया, पनवनोला और आरतूला, बाड़ी छिना, इसी में खप जाता है हमारा। तो आप कोई सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाते हैं? हाँ, सरकारी योजनाओं का भी अब तो सभी विभाग आते हैं, अपने अपनी तरफ से जो भी जानकारियां किसानों को है वो देते हैं। और कई विभाग अन्यत्र किसानों को लाके वहाँ विजिट भी कराते हैं, उससे भी प्रचार प्रसार भी हो जाता है हमारा। और तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपके गांव में जो ज्यादातर लोग हैं वो कृषि या खेती बाड़ी करते हैं। सभी लोग, आप एक दूसरे को देख के पूरा गांव ही खेती करता है। उसके बाद अगल बगल के गांव भी जुड़ गए हैं। भगरतोला आता है, फिर चमुआ आता है, चमुआ में भी अच्छी खेती कर रहे हैं लोग। और साथ साथ में मसालों की खेती भी कर रहे हैं हम लोग। मसालों पे तो आए नहीं, हमारे वहाँ पे ये है, उसी जैसे जिस ग्राम पंचायत में हम रहते हैं उसी में एक टोक ऐसा है, वहाँ अदरक बहुत अच्छी होती है। तो अदरक की खेती भी होती है। लहसुन मात्रा में लोग लगाते हैं। लहसुन जो है हम लोग भादों में लगा देते हैं। जी जी। भादों आखिरी में हम लोग लहसुन लगाते हैं। तो अभी वो लहसुन मई में खुद जाएगा। हाँ, तो लहसुन की खेती भी खाद में देते हैं ओपन खेतों में। पॉली हाउस पे भी है, लेकिन ओपन खेती भी चलती है। अच्छा, पॉली हाउस के साथ साथ आप ओपन खेती भी करते होंगे? हाँ, जैसे लहसुन है, अदरक है, गोभी, पत्ता गोभी भी हम लोग बाहर लगाते हैं। आड़ू की खेती करते हैं। खेतियां तो बहुत की हम लोगों ने, जड़ी बूटी पे भी काम किया, रोज जेरेनियम पे भी काम किया। लेकिन हमें लास्ट में ये नकदी फसल में ही अच्छा लगा, क्योंकि ये हाथ के हाथ बिक जाता है, इसके लिए मार्केट ढूंढना नहीं पड़ता है, और घर पर ही सब्जियां लेने लोग आ जाते हैं, और नदी की मार्केट में सेल हो जाता है। तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस किया हम लोगों ने। जैसे अभी के समय में पलायन बहुत ज्यादा हो रहा गाँव से, तो हाँ, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश दूंगा। आज भारत सरकार के द्वारा भी काफी किसानों के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि जब जिस तरफ भी हम जाए, खेत पूरे बंजर दिखने लगे हैं और लोग खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों की भी कमियां हैं। खेत हमें दिख रहे हैं, खेत हमारे पास हैं, अगर हम उसमें करना चाहें, एक भाव हम लोग के पहाड़ में ये आ गया है सबके अंदर। चलो, ये जानवर वाला तो बात का किस्सा है, लेकिन पहला भाव जो हम लोगों के अंदर है वो है कि यहाँ कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इस चीज को, यहाँ सब कुछ होता। जहाँ लोग कर रहे हैं वहाँ आप ग्रुप में जानवर भी भगाने का काम हो रहा है। रात को हम लोग पहरा भी देते हैं। दिन में बंदर आगे तो 3-4 लोग साथ मिलके उसको भगाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। आज तो लोग ब्लूबेरी उगाने लगे पहाड़ में जी। और उसको गाढ़ा करके चीजों को ला गए हैं साइंटिस्टों ने, एक से एक प्रजाति बना दी है। सेब तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इस कमियां हम लोग भी है, समाज की भी है, जो करना नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए एक ठोस मुहिम और चलाई जाए, सरकार की तरफ से भी चलाई जाए, कुछ जनचेतना भी बढ़ाई जाए। लोग पलायन रुकेगा, एक दिन वापस आएंगे लोग। हमारे साथ खेती बाड़ी के बारे में अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जय किसान जय विज्ञान सप्ताह अंतर्गत अल्लाह लोगुल सुनो बेमौसमी सब्जियों उत्पादनल आय अर्जित करने वाल ग्राम बघरतोला कृषक हरीश प्रसाद दगे मनीषा मेहराक यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, खेती भल पैदावार लीजिए माटक स्वस्थ होन बहुत ज़रूरी छू। अगर माट में आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होनी तब फसल ल भल है।
यही उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दीजा। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधनक अर्थ छु माटक उर्वरता के बनाए रखन और उके लंब वक्त तक खेती योग्य बनाए रखन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधक अंतर्गत माटक जांच करन, संतुलित मात्रा में खादक उपयोग करन, फसल चक्र अपनून और रासायनिक खादक सीमित मात्रा में उपयोग करी जा। श्रोताओं, यह कदग किसानों का माटक सही स्थिति की जानकारी देने के लिए भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कर रहा है। यह योजना की शुरुआत 2015 में करी गई। यह योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का उनर खेती माट में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी देन छु। यह योजना के अंतर्गत किसानों खेतक माट के वैक नमूना लीजा और प्रयोगशाला में वैक जांच करी जे। यह एक बाद किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करी जा। यो कार्ड में माट में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी जाए। यह कदगा योला बताई जा कि को वाल फसलक लीजी कदू खाद डालन जरूरी छो। श्रोता, अगर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्डक अनुसार खेत करनी तो उनर भूमि ले उपजाऊ बढ़ेल और उत्पादन बढ़न दगे आय में सुधार होल। ये योजना कृषि क्षेत्र के मजबूत बढ़ूनक दिशा में एक ठुल और महत्वपूर्ण कदम चु। तो श्रोताओं, और जाना जाना आप लोगों का सुनो ये लोकगीत। साड़ी काल बिलोज कानू में झुमोका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानू में झुमोका, हाईवे हिटना चोर ठुमुका ठुमुका, हाईवे हिटना चोर ठुमुका ठुमुका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानू में झुमोका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानू में झुमोका, हाईवे हिटना चोर ठुमुका ठुमुका, हाईवे हिटना चोर ठुमुका ठुमुका। काली काली आँखी तेरी जन चलूनी बोली, कोयल सी मीठी प्यारी तेरी बोली। श्रोताओं, प्रहलाद सिंह मेहरा गाई यही लोकगीतक दगड़ अब बखत है गो आज किसानवाड़ी कार्यक्रम के संपन्न करनक। हमारे कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो अपू लोगों दगा फिर भेंट हेल, तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दो आज्ञा। नमस्कार।